Hello everyone, here we are again with a new topic from the chapter Rise of Nationalism in Europe. We are doing today the previous year questions, that is 1 mark questions and 3 mark questions. जैसा कि हमारे एक चैप्टर के लास्ट में बेटा करते हैं अपने क्वेश्चंस को, जो कि 1 marks के होते हैं और 3 marks के होते हैं, उनको करने वाले हैं. But before this you have to see the videos of which are related to the chapter. जो चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस हैं उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके बेनिफिट्स हैं वो डबल हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को तैयार कर पाओगे. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 mark के क्वेश्चन से बेटा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जो आपके पिछले ईयर के पेपर्स में आए हैं बेटा. तो स्टार्ट करते हैं. Why did big European powers meet in Berlin 1885 में? बेटा जो बिग यूरोपियन पावर्स थी बेटा वो बर्लिन में 1885 में क्यों मिली थी बेटा, ये देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. In the 17th and 18th centuries, merchants have formed the towns in Europe began moving to the countryside. 17th और 18th सेंचुरी में मर्चेंट्स ने टाउन्स फॉर्म किए थे यूरोप में, बिगन मूविंग टू द कंट्री साइड, मूव करने के लिए, सप्लाई मनी टू पीसेंट को सप्लाई करने के लिए मनी को और आर्टिसंस को, परसुएडिंग देम उनको परसुएड करना मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए जब हम मनाते हैं उसको परसुएड करते हैं बेटा. देम टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट, की प्रोड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट. इसीलिए यूरोपियन पावर्स ने बर्लिन में 1885 में क्या की थी बेटा, एक मीटिंग की थी. दोबारा बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में. In the 17th and 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside. और वो कहाँ पे मूव हुए बेटा, कंट्री साइड में मूव करना स्टार्ट किया. सप्लाइंग मनी टू द पीसेंट्स, मनी सप्लाई करते थे किसको, पीसेंट्स को, आर्टिसंस को, एंड परसुएडिंग देम उनको परसुएड करने के लिए, प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट के लिए. दैट्स व्हाई यूरोपियन पावर्स ने मीटिंग की थी एक बर्लिन में 1885 में. सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द ट्रीटी ऑफ 1832. 1832 की ट्रीटी का नाम बताना आपको, दैट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज की थी उसमें भी आता है बेटा कि कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जिसके साथ ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में माना गया. इट वाज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल दैट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. तो उस ट्रीटी का नाम था बेटा कॉन्स्टेंटिनोपल, नाम था बेटा ट्रीटी का, जिससे रिकॉग्नाइज किया जाता ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन के. नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज्ड द नेशनलिस्ट फीलिंग को मोबिलाइज्ड किया अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप इन 1832-1848. जैसा कि आपको पता है 1832-1848 को एक रिवॉल्यूशन के ईयर्स में माने जाते हैं. ये 18 ईयर्स में बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन हुए थे. तो उस इवेंट का बताना नाम हमें जिसने मोबिलाइज किया नेशनलिस्ट फीलिंग्स को अमंग द एजुकेटेड एलाइट्स अक्रॉस द यूरोप इन 1830 और 1888 में. तो द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज किया, कौन सा था बेटा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जिसने मोबिलाइज किया नेशनलिस्ट को फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस द यूरोप में 1830 और 1848 में बेटा. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इवेंट, दैट इज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था बेटा. उस इवेंट का नाम था जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. Come to the question number 4. What was the main aim of revolutionaries of Europe? जो main aim क्या था revolutionaries यूरोप के during the year following 1815 following year में. Their main aim was to propose नहीं, oppose आएगा. Their main aim was to oppose the monarchical form of government को oppose करना and fight for liberty और freedom. Liberty और freedom वैसे तो synonyms के रूप में मिले जाते हैं, लेकिन liberty का political के हिसाब से, economical के हिसाब से liberty के अलग अलग मीनिंग होते हैं. तो जो मेन एम था वो क्या था, अपोज करना मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, फाइट करना फॉर लिबर्टी और फ्रीडम के लिए. दैट वाज द मेन एम ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ द 1815 में बेटा. Who remarked when France sneezed the rest of the Europe catch cold? पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. When France sneezed and the ईस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो इसको किसने बोला था बेटा, रिमार्क किया था ड्यूक मेटरनिच ने बेटा, ड्यूक मेटरनिच ने किया था बेटा. मेटरनिच नहीं आएगा, मेटरनिच आएगा बेटा, METTERNICH आएगा. ये थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है तो इसको थोड़ा सा देखेंगे. और इसका मतलब क्या था, इस वाक्य का इससे क्या संबोधन मिलता है, क्या बताना चाहते थे वो बताना चाहते थे जब भी कुछ फ्रांस में कोई भी छोटी सी घटना होती है तो इसका जो इफेक्ट है बेटा वो यूरोप में देखा जा सकता है. तो उसी को रिगार्ड में ये एक सेंटेंस बोला गया था, एक कहावत है बेटा, व्हेन फ्रांस स्नीज, जब भी फ्रांस छींकता है तो रेस्ट ऑफ यूरोप को क्या ठंड लग जाती है, वो कैच कोल्ड पकड़ लेता है. तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 5. इट इज सेड बाय ड्यूक मेटरनिच ने इस बात को कहा था.
Who was proclaimed the German emperor in the ceremony held at Versailles in January 1871? तो किसने प्रोक्लेम्ड किया था जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी में बेटा? तो वर्साइज में उसका नाम था बेटा प्रोक्लेम्ड कैसर विलियम बेटा, जो कि सबसे पहले सेरेमनी कब हेल्ड हुई थी? वर्साइज में जनवरी 1871 में हुई थी और प्रोक्लेम्ड किया था कैसर विलियम वन ऑफ पर्शिया को एज द जर्मन एम्परर के रूप में बेटा। तो ध्यान रखना है, हु वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर, कौन किसको प्रोक्लेम किया गया था? दैट नेम इज कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया बेटा, एज अ जर्मन एम्परर के रूप में उसने क्या किया गया था बेटा, वहां पे प्रोक्लेम्ड किया गया था। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी में? मैंने बताया था ना बेटा, लिबरलिज्म का हर एक एस्पेक्ट में अलग अलग मीनिंग आता है, पॉलिटिकल में अलग है, सेंचुरीज के अनुसार बेटा ये चेंज होता गया। तो ऐसे ही लिबरलिज्म का मीनिंग बताना में 19th सेंचुरी जब यूरोप में हुई थी उसमें क्या था बेटा, लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप मीन्ड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक की आजादी, किसी नागरिक के संबोधन में आप बोल सकते हो। इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कानून है सबके लिए इक्वल हो, एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और सहमति, कंसेंट का मतलब होता है सहमति होना, किसी चीज में एग्रीमेंट होना, और जो सहमति की सरकार, और फ्रीडम ऑफ मार्केट, और मार्केट को फ्री ड्यूज वगैरह से, ड्यूटीज वगैरह जो अप्लाई करी जाती थी बेटा मोनार्की द्वारा, उन सबसे ड्यूटीज से फ्री किया जाए मार्केट्स को। ये क्या था बेटा, लिबरलिज्म का मीनिंग था कब? 19th सेंचुरी में। तो लिबरलिज्म इन 19th सेंचुरी इन यूरोप मेंट फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, फ्रीडम इंडिविजुअल के लिए, और इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, एंड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815? ट्रीटी ऑफ वियना का एम क्या, मेन एम था बेटा? द मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 वाज टू री-एस्टेब्लिश करना कंजर्वेटिव रीजन्स इन यूरोप में बेटा। कंजर्वेटिव रीजन, कंजर्वेशन किसका बेटा? मोनार्की की गवर्नमेंट का, सारे के सारे जो स्टेट्स वगैरह थे उनको दोबारा कंजर्वेशन करना, ये दोबारा ये क्या था बेटा, इनका ट्रीटी ऑफ वियना का क्या था, मेन एम था। सो द मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 वाज टू एस्टेब्लिश कंजर्वेटिव रीजन इन यूरोप में, कंजर्वेटिव रीजन को रिगेन करना। What was the strong demand of the emerging middle class in Europe during 19th century? Strong demand क्या थी बेटा emerging middle class की in the Europe during the 19th century में? The strong demand of the emerging middle class in Europe during 19th century was कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन बेटा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म करना बेटा, और किस क्या करना, यूनिफिकेशन करना, किसके साथ? नेशनल का यूनिफिकेशन, और उसके साथ नेशनल का यूनिफिकेशन हो, और उसके साथ क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो बेटा। ये मेन एम था किसका बेटा, ये था मेन एम था बेटा, स्ट्रॉन्ग डिमांड थी ये मिडिल क्लास यूरोप की 19th सेंचुरी में। What was the major change that occurred in the political and constitutional scenario? सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे अच्छे तरीके से। What was the major change that occurred in the political and constitutional scenario due to French Revolution in Europe? बेटा मेजर चेंज क्या हुआ था जो occurred हुआ था पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो में ड्यू टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यूरोप, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी यूरोप में उसके कारण। The major changes that occurred in the political and constitutional scenario due to the French Revolution in Europe were the end of absolute monarch, जो absolute monarchy थी बेटा उसका एंड हो गया, with the transfer of sovereignty from the monarchy, और किस में ट्रांसफर हो गया था बेटा, sovereignty में, to a body of French people बेटा, a body of French people में। तो ये मेजर चेंजेस occur हुए थे बेटा कब, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो में ड्यू टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण। तो दोबारा फिर पढ़ते हैं, What was the major change? Major change क्या था that occurred in the political and constitutional scenario में due to the French Revolution in Europe, जो कि किसके कारण हुए थे, French Revolution के कारण हुए थे। The major changes that occurred in the political and constitutional scenario due to French Revolution in Europe was क्या थे, the end of absolute monarch, इसका एंड बेटा एब्सोल्यूट मोनार्क का एंड, विद द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी, और ट्रांसफर किसका, सोवरेनिटी का, फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच पीपल, मोनार्की की एक्टिविटी बॉडी ऑफ फ्रेंच ऑफ पीपल्स में। दैट इज द मेजर चेंज दैट हैपेंड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू द फ्रांस रिवॉल्यूशन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द यूरोप। What was the main aim of the French revolutionaries?
मेन एम क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का? द मेन एम वाज टू ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ी, टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच पीपल बाय क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, कि फ्रेंच के जो पीपल थे उनके कलेक्टिव आइडेंटिटी माना जाए और उसका चेंज हो बेटा। ये क्या था? मेन एम था बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। Their main aim was to transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French people by creating a sense of collective identity amongst the French peoples. What was the major issue taken up by the liberal nationalist? क्या मेजर इशू क्या था बेटा? लिबरल जो नेशनलिस्ट है उनका मेजर इशू फ्रीडम ऑफ प्रेस बेटा। किसकी मेजर फ्रीडम चाहते थे बेटा? तो मैंने बताया था ना, लिबरल का मतलब हर एक जगह पर इस चैप्टर में अलग होता है बेटा, जो कि हमारे ईयर्स के अनुसार भी चेंज होता है। अगर हम सेक्शंस को चेंज करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उनका लिबर्टी अलग थी, अगर हम नेशन के रूप में बात करते तो लिबर्टी अलग थी, अगर मैं इकोनॉमिकल लिबर्टी बात करता हूँ वो अलग थी, अगर मैं पॉलिटिकल लिबर्टी बात करता हूँ वो अलग थी। लेकिन सेम मीनिंग क्या था बेटा? इसका मतलब था आजादी, फ्रीडम। तो कहीं पे फ्रीडम इक्वलिटी की चाहिए, कहीं पे लॉ की फ्रीडम चाहिए, कहीं पे आपको फ्रीडम प्रेस की चाहिए। तो ये मेन एम यहाँ पे घटित हुए थे जो इस सेशन में हुआ था। Mention the proclamation of French Revolution. The proclamation of French Revolution was the people would constitute the nation. People किसको बनाए? नेशन को, and shape its destiny, और इसकी डेस्टिनी को सेव करेंगे। ये प्रोक्लेमेशन थे बेटा किसके? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। मेंशन द प्रोक्लेमेशन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या आता है बेटा? द पीपल वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन। पीपल किसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? नेशन को, और सेव करेंगे इसकी डेस्टिनी को। दैट आर द मेजर प्रोक्लेमेशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। Who founded the society Young Italy during the 1830? आपको जैसे पता सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली गुज़ैपे मज़ीनी द्वारा फॉर्म की गई थी। ये आपका कई बार क्वेश्चन आ गया बेटा, जिसका नाम दिया गया था यंग इटली। तो क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द 1830s द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड द यंग इटली वाज फाउंडेड बाय गुज़ैप मज़ीनी। किसने बनाया था बेटा? गुज़ैप मज़ीनी ने इसको फाउंड किया था। तो कभी भी आता है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन ये भी आ जाता है यंग इटली ऑप्शन टाइप में क्या थी? तो ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। कहाँ पे? इटली में। ये भी आ जाता है किसके द्वारा इसको फॉर्म किया गया था, तो वो भी आपको बताना पड़ता है। गुज़ैप मज़ीनी के द्वारा इसको फॉर्म किया था। फीमेल एलिगरी क्या थी बेटा फ्रांस में? बेटा वो थी बेटा मेरीन था, नाम था। वो फीमेल एलिगरी के रूप में नेशन के लिए जिसका प्रयोग किया गया था, उसका यूज किया गया था बेटा एज द एलिगरी के रूप में। दैट इज मरीन वाज द फीमेल एलिगरी रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को जो करती है। जर्मन नेशन की आती तो जर्मेनिया थी बेटा। क्या थी? जर्मन की आती तो जर्मेनिया। और फ्रांस की आती है तो क्या थी बेटा? मेरीन थी। What was the result of the first upheaval that took place in France July 1830 में? पहला अपील क्या हुआ? It resulted in overthrowing of the Bourbon kings। जो Bourbon kings थे बेटा स्पेन के बेटा, और वो थे साउथ में जहाँ पर उनका शासन था बेटा, उसका ओवरथ्रो हुआ और इंस्टॉलेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का विद द लुइस फिलिपी एज द हेड। और जिसके हेड कौन थे? लुइस फिलिप उसके क्या थे बेटा? हेड थे बेटा। ये थे हमारे 17 1 मार्क्स क्वेश्चन। एक बार इनको दोबारा फिर रिवाइज कर लेते हैं। Why did big European power meet in Berlin 1885 में? क्यों मिले थे? इन 17th और 18th सेंचुरी में टाउन्स के रूप में बिगन मूविंग द कंट्री साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया था, सप्लाइंग मनी पेशेंट एंड आर्टिसंस को, और उनको परसुएड करना स्टार्ट कर दिया था टू प्रोड्यूस फॉर द इंटरनेशनल मार्केट में। इन ट्रीटी का नाम बताना जिसे ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में पहचान मिली थी बेटा। दैट इज नोन एज इट वाज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, उस ट्रीटी का नाम था। नेम द इवेंट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स को, जिसने नेशनलाइज किया अक्रॉस द मिडिल एजुकेशन एलाइट को बेटा। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज किया नेशनलिस्ट फीलिंग को अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप इन 1830 टू 1848। मेन एम क्या था? क्वेश्चन नंबर 4, मेन एम क्या था रिवोल्यूशनरीज का ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द ईयर 1850 में? तो उनका मेन एम था अपोजिशन करना मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, और फाइट करना फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए फाइट करना। When Francis and the rest of Europe catch cold, it is remarked by Duke Metternich। मेटरनिच के द्वारा बेटा इसको क्या किया गया था? बोला गया था। Who proclaimed the German Emperor in the ceremony held at Versailles in January in 1871 बेटा? किसने प्रोक्लेम किया था बेटा? तो प्रोक्लेम्ड बाय केसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्सिया बेटा। जिनका नाम था केसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्सिया था, उन्होंने क्या किया था? प्रोक्लेम्ड किया था जर्मन एम्परर के रूप में सेरेमनी को। What was the meaning of liberalism in early 19th century of Europe? मीनिंग क्या था बेटा लिबरलिज्म का 19th सेंचुरी में?
लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी इन यूरोप मेंट फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, इंडिविजुअलों के लिए फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने बिफोर की इक्वालिटी, और गवर्नमेंट बाय कंसेंट और फ्रीडम ऑफ मार्केट। दीज आर द सम मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी इन यूरोप। जैसा कि मैंने आपको बताया है, लिबरलिज्म का सेक्शन के अनुसार, ईयर्स के अनुसार सबकी चेंज हो जाता है, तो आपको अलग अलग तरीके से इसका मीनिंग हमें पता करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई कॉमन मीनिंग इसका देखा जाएगा तो दैट विल बी फ्रीडम। इसका मतलब होता है फ्रीडम, तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड फ्रीडम ऑफ मार्केट। नेम क्या था बेटा? ट्रीटी ऑफ वियना का, जो कि ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी बेटा। द मेन एम क्या था बेटा उसका? ट्रीटी ऑफ वियना का था वाज टू री एस्टेब्लिश करना कंजर्वेटिव रीजन इन यूरोप में, कंजर्वेटिव रीजन्स को दोबारा री एस्टेब्लिश करना उनका क्या था? मेन एम था। What was the strong demand of the emerging middle class in Europe during 19th century? Strong demand क्या थी बेटा emerging middle class की यूरोप में during 19th century में? The strong demand of the emerging middle class in the Europe during the 19th century was constitutionalism with national unification. Constitutionalism हो और नेशनल यूनिफिकेशन हो, ये हमारा क्या था बेटा? मेन एम था। स्ट्रॉन्ग डिमांड थी किसकी? एमर्जिंग मिडिल क्लासेस की यूरोप में ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में बेटा। आगे देखिए, what was the major change that occurred in the political and constitutional scenario due to French Revolution in Europe? क्या क्या major change थे बेटा? Major change that occurred in the political and constitutional scenario due to French Revolution in Europe were the end of the absolute monarch with the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French of peoples बेटा। दोबारा रिपीट करता हूँ, एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क, एक तो एंड होना चाहिए किसका? एब्सोल्यूट मोनार्क का, विद द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी, किसका ट्रांसफर बेटा? सोवरेनिटी का, फ्रॉम मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच पीपल्स में, ये मेन एम था। व्हाट इज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का? मेन एम क्या था? Their main aim was to transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French people by creating a sense of collective identity amongst the national peoples बेटा। फ्रेंच पीपल्स में क्या मिले उनको? एक ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी हो बेटा मोनार्की से, और एक बॉडी ऑफ फ्रेंच पीपल्स की जिसमें सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आए अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल में से। मेजर इश्यू बाय लिबरल नेशनलिस्ट के मेजर इश्यू क्या थे? फ्रीडम ऑफ प्रेस उनके मेजर इश्यू थे। प्रोक्लेमेशन क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का? फिर वही आता बेटा, पीपल वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करे और सेव करे इसके डेस्टिनी को। यंग इटली एक सेपरेट सोसाइटी थी विच वाज फाउंडेड बाय 1830 में, जोसेफ मजीनी ने उसको फाउंड किया था। नेम द फीमेल एलिगरी, अगर पूछे बेटा रिपब्लिक ऑफ फ्रांस की तो मरीन थी बेटा, और अगर माने पूछे जर्मन नेशन की तो जर्मेनिया थी। What was the result? First upheaval that took place in July 1830 में बेटा, तो क्या था बेटा? ओवरथ्रोइंग था बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का, और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आए थे बेटा जिसका नाम था लुइस फिलिप एज द हेड के रूप में। तो ये क्वेश्चंस थे आपके 1 मार्क क्वेश्चंस, जो मैंने 2 बार आपके रिपीट करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं बेटा 18 क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, और आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन जाएंगे बेटा 18 से लेकर ये आपके हैं बेटा 41 तक, 18 टू 41 तक ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके रहेंगे बेटा 52 तक। तो एक 2 वीडियो हम इसमें लेके आएंगे, तो इसमें हम कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद सेकंड वीडियो में हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, और थर्ड वीडियो में हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब हर साल जो पूछा जाता है और डिफरेंट लैंग्वेज में आता है, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा? थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं बेटा क्या क्या थे, क्वेश्चंस के रूप में क्या क्या है, अलग अलग लैंग्वेज में कैसे पूछा गया है, और इसके बाद हम इसके आंसर को पढ़ने की प्रयास करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे बेटा। देखिए, डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय द यूरोप इन 1830 में, कुछ मेन इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं बेटा जिनके बारे में बताना है हमें, फेस्ड बाय यूरोप इन 1830। इस सेशन में हम 25 क्वेश्चंस तक करेंगे बेटा, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय द यूरोप इन 1830, उस इकोनॉमिक हार्डशिप्स के बारे में बताना यूरोप के द्वारा जो फेस की गई। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप परवेल्ड इन 1830, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट, आर्गुमेंट करना बेटा, सपोर्ट करना स्टेटमेंट को आर्गुमेंट्स के साथ, ये भी इसका क्वेश्चन की सेंस बन सकती है। Why was the decade of 1830s known as Great Economic Hardship in Europe? Explain any 3 reasons बताने हैं। तो there are 3 economic hardship which was faced by Europe in 1830 war।
High rise in population led to अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन एंड स्कार्सिटी ऑफ जॉब्स। बेटा अब पॉपुलेशन में क्या हुआ, हाई राइज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, लेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन की लेड आई और स्कार्सिटी ऑफ जॉब्स हुई। बेटा तो क्या हुई, स्कार्सिटी ऑफ जॉब्स हुई। तो ये था बेटा कुछ इकोनॉमिक हार्डशिप जो यूरोप ने फेस की थी बेटा 1830 में। इसका पहला पॉइंट है क्या, हाई राइज ऑफ पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आई, और स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना, कम हो जाना, और स्कार्सिटी हुई किनकी, जॉब्स की स्कार्सिटी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर फेस स्टिफ कंपटीशन। स्मॉल प्रोड्यूसर को स्टिफ का मतलब होता है कड़ा, बिल्कुल कठोर कंपटीशन फेस करना पड़ा ड्यू टू द इम्पोर्ट चीप ऑफ मशीन गुड्स। बेटा क्योंकि जो चीप मशीन गुड्स आती थी इंग्लैंड से, उनके कारण क्या था बेटा, स्टिफ कंपटीशन था। इसकी वजह से भी बेटा आपकी हार्डशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप आई। ड्यू टू द बर्डन ऑफ द फ्यूडल ड्यूज एंड टैक्सेस के कारण देयर वाज बैड हार्वेस्ट हुई। और क्या थे, फ्यूडल ड्यूज और टैक्सेस के कारण वो बैड हार्वेस्ट, उससे भी ज्यादा क्या होगी, मोर बैड कंडीशन होगी ड्यू टू द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड द टैक्सेस के कारण। There was rise in the price of food grains due to the bad harvest. A bad harvest due to the price of food grains बढ़ गए, which made the condition in the commonwealth miserable. बिल्कुल दयनीय स्थिति होगी, दया की स्थिति होगी, made the condition of the common people miserable बना दिया बेटा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉमन पीपल के लिए क्या बना दिया, बिल्कुल मिजरेबल बना दिया। तो ये कंडीशंस आई थी बेटा, ये हार्डशिप जो फेस की थी किसने, यूरोप ने। अब देखो क्या क्या थी, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या था बेटा, हाई राइज ऑफ पॉपुलेशन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ गई, और किसकी, एम्प्लॉयमेंट की स्कार्सिटी होगी, जॉब्स की क्या होगी बेटा, स्कार्सिटी होगी। नंबर 2, तो कंपटीशन था वो बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन था मार्केट में, क्योंकि इंपोर्ट होता था किनका, इंग्लैंड की गुड्स का, जो मशीन मेड गुड्स थी, जो कि सस्ती पड़ती थी हमारी हैंडमेड गुड्स से। तो यह भी मेन कारण था बेटा इकोनॉमिक क्राइसिस का। अब जो फ्यूडल टैक्स थे और ड्यूज थे बेटा, उसके कारण क्या हुआ, फ्यूडल टैक्स और ड्यूज के कारण अब कंडीशन और ज्यादा बदतर होगी, क्योंकि उसके कारण बेटा आपकी बैड हार्वेस्ट भी हुई थी। अब बैड हार्वेस्ट से क्या कंसिक्वेंसेस हुए, फूड ग्रेन के प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, जिससे कॉमन पीपल की जो लाइफ थी वो क्या होगी, बिल्कुल मिजरेबल हो गई। So these are the some 4 points which said the hardship of the economic crisis in the 1830 के पीरियड में जो हमारी क्राइसिस थी। That is your question number 18. Now we will move to the question number 19. How had the female figure become an allegory, कैसे बनी, of the nation during the 19th century यूरोप में किस तरीके से बनी, एनालाइज कीजिए बेटा। अब आपको पता है मरीन तो किसकी थी बेटा, ये फ्रेंच की थी, और ऐसी जर्मेनिया किसकी थी, जर्मनी की थी बेटा। तो क्यों बनी, उस किस रिगार्ड में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बताया गया है। देयर आर 3 पॉइंट्स है बेटा, उसके बारे में बताया गया। The following are the ways by which the female figure became an allegory of the nation during the 19th century in Europe. The artist started personifying the nation. आर्टिस्ट ने क्या स्टार्ट कर दिया, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बेटा, जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स में हम जान डाल देते हैं, उसको पर्सन के रूप में देखना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन, जो कि आपकी इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट होता है, जिनका पोएम्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आर्टिस्ट ने क्या किया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया नेशन का, और उसको फीमेल के रूप में, फीमेल फिगर के रूप में दिखाया इन 19th एंड 18th सेंचुरी में बेटा। 19th और 18th सेंचुरी में विच वाज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, गिव ए कंक्रीट, बेटा क्या दिया बेटा उसने, एक कंक्रीट फॉर्म ऑफ द नेशन दी बेटा। हेंस द फीमेल फिगर बिकम द एलिगी ऑफ द नेशन, और जो फीमेल फिगर थी क्या बन गई बेटा, वो एलिगी ऑफ द नेशन बन गई। इन द फ्रांस द स्टैट्यू ऑफ क्रिस्टियन मरीन वर इरेक्टेड इन द पब्लिक स्क्वायर में, किसका बेटा, क्रिस्टियन का, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एंड आल्सो मार्क्ड ऑन द कॉइन्स एंड स्टैम्प्स के ऊपर भी उसको क्या यूज किया गया। इट वाज द फिगर ऑफ लिबर्टी थी विद द रेड कैप, ट्राई कलर एंड कॉकेड के साथ हम बोल सकते हैं वो क्या थी, फिगर ऑफ लिबर्टी थी बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि पर्सोनिफिकेशन हुआ नेशन का 1890 सेंचुरी में, एक कंक्रीट आइडिया बन गया नेशन का, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया गिव कंक्रीट फॉर्म मिली, और फीमेल फिगर क्या बन गई, एलिग्री बन गई। तो फ्रांस में किसका नाम आया बेटा, क्रिस्टीन मरीन का, इरेक्टेड इन द पब्लिक स्क्वायर में, आल्सो मार्क्ड ऑन द कॉइन्स के ऊपर भी मार्क थी, स्टैम्प्स के ऊपर भी मार्क किया गया। इट वाज द फिगर ऑफ लिबर्टी, किसका फिगर था बेटा, लिबर्टी का, विद द रेड कैप और ट्राई कलर के साथ एंड द क्रोकेट के साथ। सो वी कैन से दैट कि क्रिस्टीन मरीन which is the
erected in the public square Marco da Commune at the stand। तो फ्रांस के रूप में किसका स्टैचू? क्रिस्टियन मरियन के नाम से बेटा क्या है बेटा? स्टैचू है। और जर्मनी में था जर्मेनिया, जैसे मैंने आपको बताया था। बिकेम द एलेग्री वेयरिंग ए क्राउन था बेटा, मुकुट पहने हुई थी ओक लीव्स का। जैसे देखा होगा ना अपने चारों तरफ एक राउंड होता है बेटा, क्राउन होता है राउंड शेप में, और वो लीव्स का था बेटा जो कि ओक की लीव्स थी। बिकम द जर्मन ओक सिंपलाइज हीरोइज्म, क्योंकि जो जर्मन का ओक था वो किस चीज को सिंबलाइज करता था? हीरोइज्म को सिंबलाइज करता था बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कल्चर हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी। वही कल्चर ने एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले किया है इसकी डेवलपमेंट में, नेशनलिज्म की डेवलपमेंट में यूरोप में ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी में। सपोर्ट द स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कल्चर एक विद द एग्जाम्पल्स के साथ बताना। और हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू द कल्चर इन यूरोप, पे नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ बेटा कल्चर इसके थ्रू द कल्चर के रूप में बेटा, उसके बारे में बताना है। देखो, इट इज ट्रू टू से दैट, यह कहना सही होगा, कल्चर हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, कल्चर ने क्या प्ले किया? एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले किया इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। किसकी डेवलपमेंट में? नेशनलिज्म की डेवलपमेंट। बेटा इन्फॉर्मेशन को ब्रेक कीजिए, अगर इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करोगे और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करके अगर उनको दोबारा से जोड़ोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये भी एक रीडिंग का और लर्निंग का एक आइडिया होता है, टू ब्रेक द इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इन 18th एंड 19th centuries यूरोप ड्यूरिंग द 18th एंड 19th century, दिस कैन बी जस्टिफाइड विद द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इसको कुछ फॉलोइंग एग्जांपल्स के साथ जस्टिफाइड किया जा सकता है बेटा। जैसे रोमांटिसिज्म, क्या है बेटा? पहला, रोमांटिसिज्म एंड कल्चरल मूवमेंट इन ग्रीस हेल्प डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो किसने डेवलप किया फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को? दैट इज रोमांटिसिज्म और कल्चरल मूवमेंट। सेंस ऑफ टुगेदरनेस, एकता की भावना। लव फॉर द कंट्री, देश के लिए प्यार। थ्रू द लैंग्वेज, भाषा के जरिए। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, फोल्क सॉन्ग, फोल्क होते हैं बेटा जो मतलब लोकल सॉन्ग्स होते हैं ना अभी आपस के लोगों के। म्यूजिक एंड द पास्ट के एक्सपीरियंस ने किसकी भावना को? नेशनलिज्म की भावना को जगाया। Carol Kurpinski was able to develop the feeling of nationalism through the operas, music and folk dances का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक नाम आता है जिसको बोलते हैं करोल कुरपिंस्की बेटा। थर्ड क्या था? पोलैंड पीपल आर फाइटिंग विद रशिया और देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। पोलैंड के पीपल किससे रुक के फाइट कर रहे थे? रशिया से, फॉर देयर लैंग्वेज के लिए और कल्चर के लिए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कल्चरल मूवमेंट्स ने बेटा किसकी भावना को? नेशनलिज्म को डेवलप किया। तो एक बार दोबारा देखिए क्या बोला, इट इज ट्रू टू से दैट कल्चर हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। ये बिल्कुल सही होगा कहना कि कल्चर ने प्लेड किया बेटा एक इम्पोर्टेंट रोल को इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म में ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी में। दिस कैन बी जस्टिफाई विद द फॉलोइंग एग्जांपल्स के साथ उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है रोमांटिसिज्म बेटा एंड कल्चरल मूवमेंट्स इन ग्रीस बेटा, हेल्प इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जिसने हेल्प किया किसको डेवलप करने में बेटा? फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म में। सेंस ऑफ टुगेदरनेस में और लव फॉर द कंट्री में थ्रू द लैंग्वेज, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, फोक सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड द पास्ट के एक्सपीरियंसेस के साथ। करोल कुरपिंस्की वाज एबल टू डेवलप, अब कोई नाम आता है बेटा करोल कुरपिंस्की, वो एबल हुए बेटा, उन्हें एबल हुए किसको डेवलप करने में? फीलिंग ऑफ नेशनलिस्ट थ्रू द ओपेराज किए, म्यूजिक किए। ओपेरा का एक शो होता है बेटा म्यूजिक के द्वारा और फोक डांसेस के द्वारा। और पोलैंड पीपल वर आल्सो फाइटिंग विद रशिया फॉर देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, और पोलैंड के पीपल भी किस तरीके से फाइट कर रहे थे बेटा रशिया से? अपनी लैंग्वेज के लिए और अपने कल्चर के लिए। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 21। How did a wave of economic nationalism strengthen the wider nationalist sentiments को growing in Europe बेटा? एक वेव आई इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, उसने स्ट्रेंथ किया बेटा किसको? जो वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स चल रहे थे ना, ग्रो हो रहे थे यूरोप में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने कैसे उसको क्या किया बेटा? उसको वाइडर किया, उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखो, द फॉलोइंग आर द वेज थ्रू विच ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द, कौन कौन से के? देखो, द डिमांड फॉर द अनकंस्ट्रेंड ट्रांसफर ऑफ क्वांटिटीज एंड पीपल्स बेटा। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है अधीन होना, उसके ऊपर ड्यूज वगैरह होना। तो डिमांड की गई अनकंस्ट्रेंड बिना रुकावट के ट्रांसफर ऑफ कमोडिटीज, कमोडिटीज का ट्रांसफर एंड पीपल का ट्रांसफर
फॉर्मेशन हुई थी जोल्वेरिन की बेटा, जिस फॉर्मेशन में क्या हुआ था कि ये सारे जो ड्यूज वगैरह है, टैक्सेस वगैरह, इनको हटाए जाए और बिल्कुल ट्रेड फ्री का बैरियर, जो ट्रेड बैरियर था उससे फ्री किया जाए और व्यापार हो, इसीलिए जोल्वेरिन की थी बेटा, इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और थर्ड था फॉर्मेशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क की फॉर्मेशन हुई, विच इंक्रीज द मोबिलिटी, इसने मोबिलिटी को, लेन देन को, आने जाने को बढ़ाया और स्ट्रेंथ किया बेटा इकोनॉमिक कंडीशंस को। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स which we can say that economic nationalism strengthen the wider nationalist sentiments को ग्रो जो कर रहे थे यूरोप में उसको स्ट्रेंथन किया। एक बार दोबारा फिर रिवाइज करते हैं। पहला क्या था? डिमांड फॉर अनकंस्ट्रेंट ट्रांसफर ऑफ कमोडिटीज एंड पीपल, किस चीज की डिमांड? अनकंस्ट्रेंट ट्रांसफर ऑफ कमोडिटीज का पीपल्स की डिमांड। फॉर्मेशन ऑफ जोल्वरीन और फॉर्मेशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क विच इंक्रीज द मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक कंडीशंस को क्या किया बेटा? स्ट्रेंथन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हिच हैड इन्फ्लुएंस्ड द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप। ऐसे इवेंट बताने बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के व्हिच हैड इन्फ्लुएंस किया पीपल बिलोंगिंग टू द अदर पार्ट ऑफ यूरोप, से जो बिलोंग करते थे उनको इन्फ्लुएंस किया बेटा। सबसे पहले देखिए द इवेंट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हिच हैड इन्फ्लुएंस्ड द पीपल बिलोंगिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वर, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा? दैट इज जैकोबियंस क्लब्स were set up by the students, किसके द्वारा? स्टूडेंट्स एंड द मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास ने जैकोबियन क्लब्स को सेटअप किया आफ्टर द न्यूज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, विच अफेक्टेड द फ्रेंच आर्मी, जिसने किसको अफेक्ट किया? फ्रेंच आर्मी को अफेक्ट किया। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज सेपरेट अब्रोड बाय द फ्रेंच आर्मी, और ये आइडिया नेशनलिज्म का सेपरेट अब्रोड बाहर भी फैल गया, किसके द्वारा बेटा? फ्रेंच आर्मी के द्वारा। नेपोलियन कोड जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन ईयर 1804 में, विच अबोलिश प्रिविलेजेस को और अपहोल्डेड इक्वलिटी को अपहोल्डेड किया, और प्रिविलेजेस जो बेनिफिट्स होते हैं उनको एब्लोस्ट किया, जो हाई क्लास के प्रिविलेजेस होते हैं ना, जो सुख सुविधा का जो मतलब वो कुछ आनंद उठाते थे, उन सबको खत्म करना, ये भी क्या था बेटा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक पार्ट था जिसने इन्फ्लुएंस किया जो पीपल बिलोंग करते थे दूसरे पार्ट्स को। सबसे पहले क्या था? जैकोबियन क्लब्स वर सेटअप, उनको सेटअप किया गया by the students and the member of educated middle class के द्वारा। एंड न्यू फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और एक नई फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई विच अफेक्टेड द फ्रेंच आर्मी को भी क्या किया? अफेक्टेड किया। और यही आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का किसके द्वारा वाज सेपरेट अब्रोड, इसको अब्रोड सेपरेट किया बाय द फ्रेंच आर्मी के द्वारा। और नेपोलियन कोड वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1804 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, विच एबोलिश द प्रिविलेजेस को एबोलिश कर दिया गया और अपहोल्डेड किया गया, इक्वलिटी को अपहोल्डेड किया गया। तो दिस इज आल्सो ए रीजन, ये भी एक रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। हाउ डिड द लोकल पीपल इन द एरियाज कनकर्ड बाय नेपोलियन रिएक्ट टू फ्रेंच रूल। बेटा जो एरिया बेटा जो लोकल पीपल थे उस एरिया के, जिस एरिया को कनकर्ड कर लिया था नेपोलियन ने, रिएक्ट टू द फ्रेंच रूल को कैसे रिएक्ट किया, एक्सप्लेन करना है। The local people in the area conquered by Napoleon had a mixed reaction to French rule। में एक मिक्स रिएक्शन था। क्या रिएक्शन था? एक मिक्स्ड। वो मिक्स्ड कैसे था? The businessmen and the small producers welcomed the economic reform introduced by Napoleon। जो बिजनेसमैन थे और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उन्हें वेलकम किया इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो इकोनॉमिक सुधार किए गए थे नेपोलियन के द्वारा, उनको क्या किया है? स्वागत किया। इनिशियली द फ्रेंच आर्मी वर रिकॉग्नाइज्ड एज द मैसेंजर ऑफ लिबर्टी। स्टार्टिंग में तो फ्रेंच आर्मी को मैसेंजर ऑफ लिबर्टी के रूप में देखा गया, बट लेटर ऑन इट वाज रियलाइज दैट, ये रियलाइज हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैनॉट गो हैंड इन हैंड, वो बिल्कुल हैंड इन हैंड नहीं जाएंगे विद द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में, पॉलिटिकल के रिफॉर्म में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार वहां पे दिस इंक्रीज टैक्सेशन एंड सेंसरशिप वर नॉट लिंक्ड बाय द लाइक बाय द पीपल। तो किसके द्वारा लाइक नहीं की गई? वो लोगों के द्वारा लाइक नहीं के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिक्स रिएक्शन था बेटा, कहीं पे तो लाइकनेस थी और कहीं पे अनलाइकनेस थी। तो क्या बोला गया? बिजनेसमैन और स्मॉल प्रोड्यूसर ने तो क्या किया था? वेलकम किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, लेकिन जो फ्रेंच आर्मीज थी बेटा उसको रिकॉग्नाइज किया किसके रूप में किया गया? मैसेंजर ऑफ लिबर्टी के रूप में। लेकिन उसके बाद इट वाज रियलाइज दैट, ऐसा रियलाइज हुआ दैट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या नहीं हो सकते बेटा? हैंड इन हैंड नहीं हो सकते विद द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के साथ। तो इंक्रीज टैक्सेशन ने और सेंसरशिप ने वर नॉट लाइक बाय द पीपल, तो लोगों के द्वारा लाइक नहीं किया गया। सो दैट इज द मिक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। एक्सप्लेन द कंडीशंस दैट वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज, जिनको देखा गया ऑब्स्टेकल्स के रूप में बेटा, एंड ग्रोथ बाय न्यू कमर्शियल क्लास ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, और जो एक नई कमर्शियल क्लास है बेटा ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी यूरोप में बेटा, उसके बारे में बताना बेटा।
द फॉलोइंग वर द कंडीशन दैट वर यूज्ड एज ऑब्स्टेकल्स, में ये कंडीशंस थी जिनको ऑब्स्टेकल्स के रूप में देखा गया टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में यूरोप में। तो क्या क्या थी? फर्स्ट, restrictions were put on the movement of goods, restrictions लगाए गए इसके ऊपर, movement of goods के ऊपर, कैपिटल के ऊपर एंड द पीपल बाय मैनी स्टेट, और पीपल के ऊपर बहुत ज्यादा स्टेट्स के द्वारा। दूसरा क्या था? देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ टाइम, किसकी प्रॉब्लम थी बेटा? टाइम की। कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम थी ड्यू टू द डिफरेंट सिस्टम थे बेटा किसके? वेट्स के एंड मेजर्स इन द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में अलग अलग जगह पर। देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज की भी प्रॉब्लम थी, डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स होता था ड्यू टू मेनी चेक पोस्ट के कारण और कस्टम ड्यूटीज के कारण, ये भी क्या थे बेटा? नॉन प्रॉब्लम थी। तो क्वेश्चन क्या था उसके बाद दोबारा पढ़िए, एक्सप्लेन द कंडीशंस बतानी है दैट वर यूज्ड एज ऑब्स्टेकल, ये ऑब्स्टेकल थी बेटा इकोनॉमिक एक्सचेंज में एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास में। क्या क्या? सबसे पहले क्या थी? रेस्ट्रिक्शंस थे बेटा किसमें? मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, पीपल के ऊपर, बाय मैनी स्टेट्स के ऊपर। एक तो ये रेस्ट्रिक्शंस थे। नंबर 2, there was a problem of the time consuming calculations की प्रॉब्लम थी ड्यू टू द डिफरेंट सिस्टम ऑफ वेट्स के कारण और मेजर्स के कारण डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में। और थर्ड क्या है? देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ किसकी थी बेटा? प्राइस राइज की प्रॉब्लम थी एंड डिले इन सप्लाई ऑफ गुड, और डिले होता था किसमें? सप्लाई ऑफ गुड्स में ड्यू टू सो मेनी चेक पोस्ट के कारण और कस्टम ड्यूटीज के कारण। तो ये भी सब मेजर प्रॉब्लम्स थी जिसको ऑब्स्टेकल्स के रूप में देखा गया। इसमें इकोनॉमिक एक्सचेंज जो हुआ बेटा एंड ग्रोथ हुआ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 26 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर जैकोबिन क्लब्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैकोबिन क्लब्स क्या थे? हाउ डिड देन एक्टिविटीज एंड कैंपेनिंग हेल्प टू सेपरेट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड? कैसे एक्टिविटीज और कैंपेनिंग ने हेल्प किया सेपरेट करने को आइडिया को टू द नेशनलिज्म को अब्रॉड, बेटा जो कि अब्रॉड तक फैलाया जा सके बेटा, इसको कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया? देखिए, political clubs in Europe formed by the educated middle class for the replacement of autocratic regimes by the democratic government called the Jacobin clubs. Political clubs in Europe formed by the educated middle class, किसने फॉर्म किया था उनको? एजुकेटेड मिडिल क्लास ने फॉर्म किया था फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑटोक्रेटिक रिगाइम्स में बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा, कॉल्ड द जैकोबिन क्लब, जिनको क्या बोला गया बेटा? जैकोबिन क्लब्स बोला गया। their activities and campaigning help to separate, उन्होंने हेल्प किया क्या सेपरेट करने में? आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड इन द फॉलोइंग वेज, इस तरीके से वो देखिए। फ्रेंच आर्मीज वर एबल टू मूव इनटू पोलैंड, फ्रेंच आर्मी एबल थी कहाँ पे मूव करने में? होलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में। फ्रेंच आर्मी वर एबल टू सेपरेट द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वार, जैसे हुए तो फ्रेंच आर्मी ने क्या किया? सेपरेट किया किसको? आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म को सेपरेट किया अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वार्स के बाद, जो रिवोल्यूशनरी वार्स थे बेटा उनके द्वारा। तो फ्रेंच आर्मी ही थी जिसने सारे आइडियाज को क्या किया था बेटा? सेपरेट किया था। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 था और इसके साथ ही आपकी वीडियो क्या होती है? खत्म होती है। तो इस वीडियो में हमने बेटा आपके 18 से लेके 25 तक तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, और आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें हम 25 से लेकर बेटा 25 से लेकर और हम आपके क्वेश्चंस करवाएंगे 25 से लेकर टोटल 41 तक। ये 16 क्वेश्चन है जो कि हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और सारे के सारे आपको पढ़ाएंगे, जो कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और इसमें जो रिपीट क्वेश्चंस होंगे उनको हम जल्दी जल्दी करेंगे, उनको डिटेल से नहीं करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होंगे, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आपके लिए important है। So thank you very much to attend this session and to attend these 25 questions of 3 marks as well as of 1 marks। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।